आईआर के लिए मुझे ओनली आईएएस के आईआर के नोट से काफ़ी हेल्प मिली, जो उनका पीएसआईआर का नोट से दैट वाज वंडरफुली हेल्पफुल फॉर मी। और बहुत सारा सेक्शन मैंने आईआर का ओनली आईएएस का जो नोट्स है उससे कवर किया। कांग्रेचुलेशन, आपको इतनी अच्छी रैंक मिली है और आप ऑलरेडी काफी ज्यादा टाइम से इसकी प्रिपरेशन कर रहे थे, तो मुबारकबाद कि आपकी जर्नी एक सक्सेसफुल एंड पे आ चुकी है। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आपने जब प्रिपरेशन शुरू करी as a graduate and then you succeeded just after graduation, so how would you define that कुछ लोगों को इतना टाइम लग रहा है और compared to them you did it in such quick period of time, तो क्या डिफरेंट किया आप? मैं तो यही कहूँगा सर कि हार्ड वर्क तो करना ही पड़ता है। यू डेफिनेटली हैव टू डू हार्ड वर्क एंड अपार्ट फ्रॉम हार्ड वर्क यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क। सो स्मार्ट वर्क वाज द कंपोनेंट दैट वर्क फॉर मी। फॉर एग्जांपल मैंने उसी सब्जेक्ट को उतना ही टाइम दिया जितना वो डिजर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल इन मेंस पेपर इन जीएस1 देयर इज वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। मैंने उन दोनों सब्जेक्ट्स को बिल्कुल नहीं पढ़ा था क्योंकि मुझे पता था कि इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। उसी तरीके से मैंने प्रीलिम्स में साइंस एंड टेक को ज्यादा वक्त दिया क्योंकि मुझे पता था कि साइंस एंड टेक से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। और जो मैंने स्टैंडर्ड बुक्स थे उसके मल्टीपल बार रिविजन्स किए, जितने बार रिविजन हो सके उतनी बार किए, 10 बार, 15 बार, 20 बार, ताकि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए। और मेंस में सबसे बड़ा रोल मेरे नोट्स का रहा। जो भी मैंने नोट्स बनाए उससे काफी सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली सॉल्व हो गए थे फॉर मेंस। तो नोट मेकिंग, स्मार्ट वर्क एंड कंसिस्टेंसी, ये तीनों कीवर्ड रहेगा मेरे सक्सेस के लिए। और जैसे आपने बताया कि आपने ग्रेजुएशन करी, उसके बाद आपने जब क्रैक किया है, तो आप दयाल सिंह कॉलेज में थे कर। जी जी। तो हमने ये भी सुना कि आपने कई सोसाइटीज भी ज्वाइन करी, कोई सी सोसाइटी भी आपने ज्वाइन करी थी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज थी? जी जी, मैं अपने फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में फोटोग्राफी सोसाइटी एंड वहाँ पे है मेरे कॉलेज में, इसका नाम एक्सपोजर है, वहाँ पे उसे मैंने ज्वाइन किया था। और सेकेंड ईयर में मैंने वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी उसमें जीती थी, तो मैंने अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिया सोसाइटी। तो सत्यम, वो जो एक आपका पीरियड ऑफ टाइम था फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, आपने इतना ज्यादा एक्सट्रोवर्जन देखा और इतना ज्यादा इन्वॉल्व है पब्लिक लाइफ, क्योंकि फोटोग्राफी और ये ऐसी चीजें हैं जहाँ आप नेचर के साथ काफी टाइम बिताते हैं, आप उस एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिएक्ट करते हैं और आपकी लाइफ जो है आउटवर्ड हो जाती है। और फिर आपने जब स्विच किया और अचानक से लाइफ एक कमरे में लिमिट हो जाती है, तो कितना डिफिकल्ट था और आपने कैसे मैनेज किया? डिफिकल्ट तो होता है, परंतु अगर आप कंसिस्टेंट हैं, अगर आप डेडिकेटेड हैं और आपके मन में एक प्लान है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सेकेंड ईयर में सोच लिया था कि सेकेंड ईयर तक मैं पब्लिक लाइफ में रहूंगा, एक्टिविटीज पार्टिसिपेट करूंगा, एंड देन फ्रॉम थर्ड ईयर आई विल रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू वन सिंगल रूम और सोशल सर्कल छोटा होगा। तो मेरा एक डेफिनेट एम बना हुआ था। और फिर आप में अगर डेडिकेशन है तो उस एम को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और उसके लिए रूम में बैठ के 8 घंटे पढ़ना इज, आई डोंट थिंक इट इज अ बिग डील। सो यू हैव टू have the clarity of purpose कि आप क्या करना चाहते हैं, that will propel you forward। पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन करी और उसके बाद उसी से आपने ऑप्शनल की प्रिपरेशन करी है। तो कई लोग ऐसा मानना होता है कि पॉलिटिकल साइंस एक बहुत वास्ट स्टेटस वाला सब्जेक्ट है स्पेसिफिकली कंपेयर टू एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी। तो क्या आपको लगता है कि जिन्होंने ग्रेजुएशन इस सब्जेक्ट से करी है स्पेसिफिकली, उनके लिए कोई विशेष एडवांटेज है इसमें, या इज इट कॉमन टू ऑल? ये निश्चित तौर पे सही बात है कि पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर का सिलेबस काफी वास्ट है। आई मीन अगर हम पेपर 2 को देखें आईआर का, तो उसका कोई सिलेबस ही नहीं है। आई मीन वट एवर इज इन करंट अफेयर्स दे कैन आस्क इन द क्वेश्चन। अगर कोई भी इवेंट हुआ मेंस एग्जाम के 20 दिन पहले तो वो क्वेश्चन आ सकता है। सो और दूसरी बात, जहाँ तक रही ग्रेजुएशन बैकग्राउंड और उसके एडवांटेज की, तो जाहिर सी बात है एडवांटेज मिलता है क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी ही किया है ऑप्शनल के लिए, बस मैंने एक क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपके सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छी होती है, आपको पहले से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं और साथ ही साथ आपको ये भी आइडिया होता है कि आपको आंसर लिखने कैसे हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में, जो भी आप ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, और साथ ही साथ मार्केट्स में रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसी सब्जेक्ट को अपना ऑप्शनल रखें। जैसे आपने बताया कि आपके टारगेट्स होते थे और आपने अचानक स्विच किया सेकंड ईयर के बाद आपको प्रिपेयर करना, मेरा सवाल है कि लोग जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और एक लंबा प्रोसेस है पहली बार पढ़ने का, जो थोड़ा सा इंटरेक्टिव होता है, आप पहली बार चीजों को पढ़ रहे होते हैं, इंटरेस्टिंग होता है, उसके बाद मुश्किल पार्ट स्टार्ट होता है विच इज रिविजन। आपने वो जो पॉइंट आता है जहाँ कुछ चीजें, जैसे आपने पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड करा और आपने कहा अपने को साइंस एंड टेक्निक आपको पढ़ाई क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो कुछ चीजें लोगों को याद नहीं रहती। फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंट हो गया, या प्रचारों के नाम याद नहीं रहेंगे, या कोई डिजीज है या कुछ रिएक्शन है, वो सब याद नहीं रहते। तो अचानक आप रिवाइज करते हो, आपको लग रहा है कि पहली बार मैंने से पढ़ा है, तो वो प्रॉब्लम कैसे? जी, मैं इसे ये कहूंगा कि
बहुत बार जब मैं भी इन्वायरमेंट पढ़ता था तो उसमें इतनी सारी स्पीसीज के नाम है, इतने सारे नेशनल पार्क्स, बायोलॉजिकल गार्डन्स वगैरह वगैरह हैं कि नाम याद करना निश्चित तौर पर बहुत मुश्किल होता था। तो उसके लिए आपको ये करना है कि आपको बार बार रिवीजन करना है। आपको पहले रीड में, दूसरे रीड में याद करने की कोशिश नहीं करनी है। कभी भी आप रट्टे मारने की तरफ ना जाएं इन्वायरमेंट में, इकोनॉमी में। एक्सेप्ट हिस्ट्री में कहीं कहीं आपको रटना पड़ सकता है, बट एक्सेप्ट दैट कहीं भी आप रटने की कोशिश ना करें। आप ट्राई करें कि अगर आपको 3 बार बुक्स पढ़ने के बाद भी याद नहीं हो रहा है तो चौथी बार पढ़े, 5वीं बार पढ़े। जब तक याद नहीं हो जाता तब तक उन किताबों को पढ़े। तो यही सिंपल सा स्ट्रैटेजी। और सबसे मेन चीज ये है कि आप इंटरेस्ट ले उस सब्जेक्ट में। विदाउट इंटरेस्ट यू वोंट बी एबल टू मेमोराइज, यू वोंट बी एबल टू रिकॉल इन एग्जामिनेशन। एंड अदर थिंग कि आप कनेक्ट करें अपने लाइफ से। फॉर एग्जाम्पल कि न्यूज़पेपर में किस तरीके से आपको इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट की बुक है उससे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तो ट्राई टू डिस्कवर द वेजिटेशन दैट आर फाउंड देयर। सो कनेक्ट करें रियल लाइफ की चीजों से, तब समझना और याद करना काफी आसान हो। सचिन, जैसे आपने बताया कि आपने करियर स्विच ही कहूंगा इसके में, तो एकेडमिक जो एक आउटवर्ड आपका इंटरेस्ट एरिया था, अचानक वो चेंज हुआ और डिड सो वेल इन दिस। मेरा सवाल है कि जो स्टूडेंट कभी-कभी प्रीलिम्स पहली बार में नहीं निकलता, मेंस नहीं निकलता, तो आपका एक पॉइंट आता है जहां आपको लगता है यार अब लेथार्जी आ जाती है बॉडी में, यार अब नहीं निकला और कैसे कंटिन्यू किया जाए। और क्योंकि आपने अचानक 2 साल प्रिपेयर किया और लाइफ बिल्कुल कट हो गई थी पहले के से, तो आपने भी वो फेस किया ही होगा कि एक बॉक डाउन हो जाता है माइंड कि यार कितनी प्रिपरेशन करी जाए, कैसे करी जाए। तो जब वो लो फील आता था आपकी प्रिपरेशन के दौरान, तो भी स्पेसिफिक लाइफ से आपने 2 प्रीलिम्स की टेस्ट लगाया, एक में आपको 110 आया, आपने सोचा अगले में तो जरूर 110 से प्लस आएंगे, और देन यू गॉट डाउन टू 70-75, और तब वो फीलिंग और ज्यादा बढ़ जाती है, एंजाइटी। और कुछ लोग का कंसिस्टेंसी वो ज्यादा लाइन टाइम तक रहता है। वहां आपने उसको कैसे मैनेज किया और क्या सजेस्ट करेंगे? कहूंगा कि आपको जब पढ़ना है तो रिजल्ट की टेंशन बिल्कुल ना करें। और जहां तक मॉक्स के नंबर्स की बात है तो वो आपके जरूर अच्छे आएंगे अगर आपने 10 बार किताबों को पढ़ा है तो। अब मैंने बहुत एस्पिरेंट्स को देखा है कि वो 3 बार 4 बार बुक पढ़ने के बाद ही मॉक अटेंड करने लग जाते हैं, तो मैं इसे बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। ये डे 1 आंसर राइटिंग वाला कॉन्सेप्ट भी खराब है इस मार्केट में, साथ ही साथ कि 1-2 बार किताब पढ़ने के बाद ही मॉक देना भी खराब है। मिनिमम आप 8 to 9 रीडिंग बुक्स की करें, हर एक बुक्स की, तब जाके आप मॉक्स देना शुरू करें। और मैं डेफिनेट तौर पर कह सकता हूँ कि अगर आपने सही से बुक्स को पढ़ा है तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। और जहां तक बात है लो और हाई फील करने का, तो ये पार्ट है इस जर्नी का। ये मैटर करता है कि आप इससे उबरते कैसे हैं। तो जब भी आप लो फील करें, यू कैन डू दोज एक्टिविटीज इन विच यू आर मोर इंटरेस्टेड। फॉर एग्जाम्पल, मैं साइंस फिक्शन मूवीज देख लेता था, या फिर मैं गाने सुन के थोड़ा वक्त बिता लेता था, और उसके बाद मैं उन सब्जेक्ट को पढ़ता था जो मेरा स्ट्रांग है, ताकि मैं बाउंस बैक काफी अच्छे तरीके से कर सकूं। तो ये मेरा स्ट्रेटजी रहता था लो एंड हाई को टैकल करने के लिए। और जैसे आपने बताया कि आपने मूवीज भी देखी, आपने जब डिस्ट्रैक्शन, जब फील किया कि बहुत ज्यादा टेंशन हो गई तो आपने गाने भी सुने, तो इसका मतलब कि जो प्रिपरेशन थी उसमें स्पेस सब कुछ के लिए होता है। तो आप ये बता सकते हैं कि कितना स्पेस या कितना टाइम आप डिनोट करते थे इन अ वीक, फॉर एग्जांपल बाहर के एक्टिविटीज के, ताकि आप अपना कुछ जनरेट इन अ वीक तो सर कैलकुलेट कर लेंगे उसको मल्टीप्लाई करके, बट एक दिन में अगर मैं बात करूं तो 8 से 10 घंटे मेरा सेल्फ स्टडी का होता था, 2.5 घंटे मेरा कोचिंग का होता था, और उसके बाद 8 घंटे मेरे सोने का हो गया। तो एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स आपके पास बचेंगे जिसमें आप बाकी सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो उन 6-7 आवर्स में आप कुछ भी करें, आप बाहर घूम सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ चाय पी सकते हैं, बट ट्राई करें कि आपका टाइम जो है नेसेसरी एक्टिविटीज के अलावा सारे पढ़ाई में जाए। और हाँ, आप कभी कभी कम भी पढ़ सकते हैं, बट ट्राई टू बी कंसिस्टेंट, एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स एवरी डे। एक और पॉइंट है, जैसे आपका बैकग्राउंड, आप मोस्टली बिहार से आते हैं, समस्तीपुर, और वहां से आने के बाद, और क्योंकि रूरल बैकग्राउंड से जब आप आते हैं तो आपको लगता है कि काफी चेंजेस आप कर सकते हैं, पर रियलिटी ये है कि एक्सपेक्टेशंस उतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं। एक बार आप रिवील कर देते हैं तो वो जो फैमिली का प्रेशर रहता है कई स्टूडेंट्स के ऊपर, फॉर एग्जांपल आपने पहली बार में क्लियर करा, अगर ये ना हो पाता, फॉर एग्जांपल अगर इंटरव्यू में आपकी रैंक ना आती है हाइपोथेटिकली, सो व्हाट वाज योर प्लान बी, और हाउ आर यू प्रिपेयर्ड टू डील विद इट? दरअसल मेरा कोई प्लान भी था नहीं। मेरे पापा ने कहा था रिजल्ट निकलने से पहले कि मास्टर्स में एडमिशन ले लो, और उसका डेट ऑलरेडी कट ऑफ हो चुका था, और मैंने बोल दिया था कि मुझे मास्टर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर यहाँ नहीं होगा देन आई विल रीअपीयर अगेन, अगर फिर भी नहीं होता देन आई विल लुक फॉर अदर थिंग्स। बट उसके अलावा आई डू नॉट नो कि उस अदर थिंग में क्या होता अगर मैं यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाता। तो बाकी जिनका 2-3 अटेम्प्ट में नहीं क्लियर हुआ है अभी तक प्रीलिम्स और मेंस, तो मैं उन्हें ये एडवाइस करूंगा कि आप बिल्कुल निश्चित तौर पे इसकी प्रिपरेशन जारी रख सकते हैं, परंतु आपको प्लान बी भी खोजना पड़ेगा। बिकॉज मेरे हिसाब से इट इज माय पर्सनल ओपिनियन कि
अपने प्रीसियस यूथफुल ईयर्स को इसमें लंबे टाइम तक वेस्ट करना इज नॉट गुड। सो आप निश्चित तौर पे दूसरे सोर्सेज को देख सकते हैं, परंतु अगर आप मन लगा के 1.5 साल तैयारी करें, एकदम अच्छे से डेडिकेटेड होगी, तो जरूर ये एग्जाम निकल जाएगा। मतलब जैसे 2022 का अटेम्प्ट जो लोग देने वाले हैं, इसके पास थोड़ा टाइम भी बच रहा है, पर मेरा सवाल होगा कि वो अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो कितना टाइम स्पेसिफिकली प्रीलिम्स को देना चाहिए, और अगर आप उनकी जगह होते तो कितना टाइम मेंस को देते, कितना मेंस पे ऑप्शन को देते स्पेसिफिकली कि वो हाई स्कोरिंग होता है, तो क्या आपका वो ब्रेकअप होगा महीनों का या टाइम पीरियड का जो देना चाहिए? जी, मैंने जब भी पढ़ाई किया, मैंने प्लान वाइज पढ़ाई किया। तो सबसे पहले मैं 6 महीने वीकली एंड डेली प्लान्स बना लेता था कि किस दिन मुझे कौन सी चीजें करनी है, और वो प्लान ज्यादा एम्बिशियस नहीं बनाना है, दैट मस्ट बी अचीवेबल, अदरवाइज अगले दिन आप हार्ड क्यों से डस्टबिन में डाल देंगे। तो आपको जो भी प्लान्स बनाने हैं, यू हैव टू स्टिक टू इट। तो सबसे पहले क्या करना है कि आप सिलेबस ले मेंस का और प्रीलिम्स का, देन मेंस का पर्टिकुलरली, एंड देन उन टॉपिक्स को मंथली डिवाइड करके कि कौन से सेक्शन ऑफ सिलेबस को आप किस मंथ में करने वाले हैं, फिर उस टॉपिक्स को आप वीकली डिवाइड कर लें, फिर उस टॉपिक्स को आप डेली डिवाइड कर लें। तो इस तरीके से यू विल बी इन अ राइट पाथ। और जहां तक बात रही प्रीलिम्स की, और इस फेज में मैं क्या करता, तो इस फेज में अराउंड 5 hours or 6 hours आई वुड गिव टू प्रीलिम्स, and around 3 hours I will give to mains and optional. Why? Because my personal opinion is that कि prelims बहुत difficult stage है, बहुत unpredictable है, और अगर आप इसको अभी सही से आपने इधर फाउंडेशन नहीं बनाया, then it would be very hard for you to solve mocks just 3 months before prelims, और उसमें आपके फिर मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। So for prelims you will have to give more time right now, and then in November or December you can reduce some time for prelims and increase the time allocation for mains, क्योंकि तब तक आपका prelims काफी strong हो चुका हो, and then again from February just convert into the only prelims mode। उस टाइम बिल्कुल आपको मेंस का नहीं पड़ता। तो ये मेरा स्ट्रेटजी है। सत्यम, जैसे आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से आते हैं और आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से उनके चांसेस ज्यादा होते हैं परेशान है, वो करते नहीं कंपैरेटिव। तो क्या आपको लगता है, क्या ऐसा कोई बायसनेस है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है इस प्रोसेस में जो ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट करती है, या ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स को जरूरत है वो अपने लेवल को और बढ़ाएं ताकि वो और ज्यादा कंप्लीट कर पाए? जी, मैं तो ये कहूंगा कि सिस्टमिक और ऑफिशियल लेवल पे कोई बायसनेस किसी तरह का नहीं है, चाहे आप कोई भी लैंग्वेज ले, इट डजंट मैटर, यू जस्ट हैव टू प्रोड्यूस रिजल्ट। जहां तक बात है हिंदी मीडियम के लोगों की, तो कुछ चीजें उनके डिसएडवांटेज में निश्चित तौर पे जाती है। पहला ये हो गया कि बहुत सारे हिंदी मीडियम के बैकग्राउंड के लोग कहते हैं कि देयर सीसैट इज वीक, और चूंकि सीसैट क्वालिफाइंग पेपर है तो बहुत सारे लोग उसमें फेल हो जाते हैं। यू मस्ट हैव टू वर्क ऑन सीसैट और मैथ्स, ऑन इंग्लिश एंड अदर रीजनिंग एबिलिटीज। सेकेंड थिंग ये है कि हिंदी मीडियम में सोर्सेज भी आज के टाइम में एज कम्पेयर टू इंग्लिश मीडियम उतने मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो इस चीज का आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसको आप जरूर पढ़ें, और साथ ही साथ इंग्लिश से भी आप ट्राई करें कि आप हिंदी में उसे ट्रांसलेट करके अपने लैंग्वेज में लिख सकें। तो ये 2 चीजें करने के बाद मुझे लगता है कि काफी मदद मिल सकेगी हिंदी मीडियम की। और सबसे मैं ऑप्शन पे आना चाहूंगा, आपने पॉलिटिकल साइंस आईआईटी के बारे में पहले थोड़ा बहुत बेसिक बताया, तो क्या जो बेसिक बुक्स वो आपने रेफर करी और कितनी बार उनको रिवाइज किया? पॉलिटिकल साइंस और आईआर के लिए मेरा मींस की तरह ही स्ट्रेटजी था। मैंने पीएसआईआर के सिलेबस के हर टॉपिक पे नोट्स तैयार किया। जितने टॉपिक्स मेंशन्ड हैं सिलेबस में, जो भी यूपीएससी ने सिलेबस दिया है उसके ऊपर मैंने स्टैंडर्ड बुक से नोट्स तैयार किया था। फॉर एग्जांपल, मैंने टॉपर्स की वीडियोस देखे, मैंने उनके ब्लॉग्स पढ़े, जो भी उन्होंने बुक सजेस्ट किए मैंने उसे एक पेज पे नोट डाउन किया। आई बॉट दोज बुक्स समवेयर इन द पीडीएफ फॉर्मेट, समवेयर इन द हार्ड कॉपी फॉर्मेट, और फिर उन बुक्स से मैंने कंप्रिहेंसिव नोट्स तैयार किए अपने हैंड रिटन, एंड देन उन नोट्स को मैंने टॉपर्स के नोट्स से सप्लीमेंट किया। सो दैट वाज माय स्ट्रेटजी फॉर पीएसआईआर, एंड देन आई रिवाइज दोस नोट्स ओनली, नो रिवीजन ऑफ बुक्स। और जो आईआर का पोर्शन है काफी डायनामिक है, लोग वेबसाइट पे ही फंसे रह जाते हैं, कुछ लोग तो थिंक टैंक और ओआरएस की वेबसाइट पे भी जाते हैं। आप कैसे कहेंगे कहां तक लिमिट करें और कितने न्यूज़पेपर पढ़ें उसमें? जी, मैं तो ये कहूंगा कि आईआर के लिए मुझे ओनली आईएएस के आईआर के नोट से काफी हेल्प मिली। जो उनका पीएसआईआर का नोट्स है, दैट वाज वंडरफुली हेल्पफुल फॉर मी, और बहुत सारा सेक्शन मैंने आईआर का ओनली आईएएस का जो नोट्स है उससे कवर किया। और जहां तक बात है डायनेमिक पोर्शन की, तो आपको न्यूज़पेपर से हमेशा अपडेटेड रहना है। जो भी मैं हमेशा 2 न्यूज़पेपर पढ़ता था, हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। तो प्रीलिम्स और मेंस के भी जो भी एडिटोरियल्स आ रहे हैं आईआर से रिलेटेड, उसके आपको नोट्स जरूर बना लें। और उसके बाद आपको स्टैटिक पोर्शन तो करना ही करना है, जिसमें आप डिफरेंट स्टैंडर्ड बुक्स एज वेल एज ओनली आईएएस के नोट्स की जरूर हेल्प ले सकते हैं। और कपिल, जैसे ये सब तो पार्ट है आपकी प्रिपरेशन का, और पर जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है रिवीजन और आंसर राइटिंग। आपने
होते हैं और ज़्यादा चीज़ें मैटर करती हैं, क्या आपने कोई स्ट्रेटजी बनाई थी कि आप पॉइंट फॉर्मेट फॉलो करेंगे, पैराग्राफ फॉर्मेट फॉलो करेंगे, या आपको लगा कि नहीं मैं कुछ स्पेशल कर रहा हूँ अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए, वो क्या था और क्या किया आपने? जी, मैंने हमेशा ही पॉइंट वाइज में आंसर लिखा है। मैंने अपने आंसर को मैंने ट्राई किया कि मेरे आंसर जितना इनोवेटिव बन सके, जितना क्रिएटिव बन सके उतना अच्छा है। तो इसके लिए मैंने अपने डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स और अदर रिप्रेजेंटेशनल फॉर्म काफी यूज करे अपने आंसर्स में। मैंने मेंस के जो नोट्स बनाए थे उसमें मैंने भर भर के डायग्राम्स बना रखे हैं ताकि रियल एग्जाम में मैं उसे प्रोड्यूस कर सकूं। और हमेशा मैंने पॉइंट वाइज एंड स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखा है। कोई बातचीत वहां पे नहीं करनी है, जस्ट हैव टू हिट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, एक कॉम्पैक्ट आंसर होना चाहिए। ओके सर, तो ये भी क्लियर कर दें कि जैसे कोई सेगमेंट है, जैसे सोसाइटी, वहाँ पे फ्लो चार्ट बनाना बड़ा मुश्किल है। तो मैं अगर पूछूं आपसे, जैसे इकोनॉमी, ज्योग्राफी या डिजास्टर मैनेजमेंट, इनके अलावा कोई और एरिया से जहाँ आपने डायग्राम के फ्लो चार्ट बनाए, डायग्राम्स? जी, मैंने गवर्नेंस में डायग्राम्स बनाए हैं, मैंने एथिक्स में भी कहीं कहीं डायग्राम्स बनाए हैं, और उसके अलावा मुझे जहाँ जहाँ लगा कि यहाँ पे किसी तरीके का कोई भी फ्लो चार्ट, कोई भी डायग्राम, कोई भी यूनिक चीजें मैं बना सकता हूँ, वहाँ पे मैंने बनाया है। और जरूरी नहीं है कि आप डायग्राम और फ्लो चार्ट एक स्पेसिफिक चीजों के लिए बनाएं। जब आप पॉइंट्स भी लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी चीज का आपको प्रॉब्लम्स लिखना है तो उससे भी आप पॉइंट फॉर्मेट में भी इनोवेटिव बना सकते हैं, अलग अलग एरो कीज यूज करके। तो वो सब चीजें आपको सीखनी पड़ेगी मेंस में अच्छे स्कोर के लिए। सत्यम, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो बता रहे हैं वो ये मतलब है कि जो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं, आप उसको प्रोसेस कर रहे हैं और फिर आपको लगा अच्छा मैं इसको बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूँ, वो आपने अपने फ्लो चार्ट और डायग्राम्स के थ्रू किया है। आजकल जो स्ट्रेस दिखा जा रहा है स्टूडेंट्स का कि उनको वो फ्लो चार्ट और डायग्राम के नोटबुक उठा लेते हैं और देख लेते हैं अच्छा इसको इन्होंने डाला है तो मैं सेम टू सेम ऐसा कॉपी कर दूंगा। क्या वो स्ट्रेटजी सही है या वो प्रॉब्लमेटिक है? जी, मैं तो ये कहूंगा कि आपके लिए जो फिट है, मैं तो ये कहूंगा कि आपको अपने ओरिजिनल डायग्राम्स बनाने ज्यादा बेटर रहेंगे ताकि वो आपको एग्जाम में याद रहे। अदरवाइज जो आपने कॉपी किया है, कई बार वो डायग्राम्स इतने सुटेबल नहीं हो पाते और कभी कभी वो कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। तो ट्राई करें डायग्राम सिंपल रखें। मैंने क्या किया था, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है उसमें आप डायग्राम सेक्शन में जाएं, फ्लो चार्ट सेक्शन में जाएं, तो बहुत सारे स्टैंडर्ड डायग्राम्स खुल जाते हैं। तो मैंने उसे अपने A4 शीट पे बना लिया था और फिर मैंने उन डायग्राम्स को ट्राई किया कि मैं इसे कहाँ कहाँ फिट कर सकता हूँ। तो ये मेरी स्ट्रेटजी थी डायग्राम्स बनाने की। और सत्यम, थोड़ा डाइवर्स करके मैं पूछना चाहूंगा कि आपने जो प्रिपरेशन स्टार्ट करी आपसे 2-3 साल पहले और आज रिजल्ट है, क्या आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आए जो आप क्रेडिट देना चाहेंगे यूपीएससी के लिए? जी, आई मीन टोटली 100% चेंज है मेरे पर्सनैलिटी में। जब मैंने प्रिपरेशन शुरू किया, मुझे इन्फ्लेशन तक नहीं पता था क्या होता है, मुझे जीडीपी तक नहीं पता था। इवन मैक्रो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी की है, उससे पढ़ने में मुश्किल होती थी। मुझे ये नहीं पता था कि आज के इकोनॉमी में चल क्या रहा है। मुझे अगर कुछ नए इवेंट्स हैं तो आई वाज टोटली अनअवेयर ऑफ इट। बट जब मैंने पढ़ना शुरू किया, नाउ आई फील टुडे दैट आई एम mature enough to understand whatever is happening around me, be it in the economy or in the political scenarios or all of these, and that ultimately enhances your personality, your knowledge level, and as well as your communication skill. So I will definitely give credit to UPSC. वैसे तो ये बहुत arduous process है, पर क्या कोई ऐसी चीज है प्रिपरेशन की जो आप मिस करेंगे आफ्टर गेटिंग सेलेक्टेड? मिस किया मैंने या मिस करेंगे अगर आप सेलेक्ट हो गए? लोग कहते हैं कि चलो जान छूटी, पर फिर भी पूछना चाहूंगा कोई ऐसी चीज है जो आपको लगेगा ये बहुत मजा आता था करने में पहले? जी, पहले मैं 2 न्यूज़पेपर पढ़ा करता था, अब मैं 1 पढ़ूंगा, ये सबसे बड़ी चीज है। दूसरी ये, पहले मैं 8 से 10 घंटे सेल्फ स्टडी करा करता था, अब मैं पढ़ूंगा जरूर बट काफी कम पढ़ूंगा और लिमिटेड एरिया में पढ़ूंगा। और एक और चीज है, पहले अकेले रूम में बैठ के पढ़ो, अगर कुछ भी है तो किसी से कोई मतलब नहीं है, और काफी एक शांतिमय जीवन था, तो वो निश्चित तौर पे अब आगे मिस होने वाला। एक जो स्पेशल क्वेश्चन मेरा आपसे होगा कि क्या आपकी यूएसपी थी, क्योंकि आपने टॉपर्स के इंटरव्यू देखे हैं, आपने देखा आपके साथ भी कई लोग क्वालिफाई हुए, क्या लगा आपको कि ये मेरी यूएसपी थी जो शायद कोई अडॉप्ट करे तो उसको बहुत फायदा मिलेगा? माफ कीजिएगा सर, मैंने आपकी यूएसपी क्या थी, यूनिक सेलिंग पॉइंट, जो स्पेशलिटी आपकी लगी जो आपको पाकिस्तान में? मैं ये कहूंगा कि ऑल्दो बहुत सारे कॉमन फीचर्स होते हैं सारे टॉपर्स के, बट सबसे बड़ी चीज है कंसिस्टेंसी। मैंने जब भी पढ़ाई किया, मैंने कभी नहीं सोचा कि आज पढ़ना है कल नहीं पढ़ना है। इवन ऑन संडे आई यूज्ड टू स्टडी फॉर 8 to 10 hours, और मैंने हमेशा अपने स्टडी को प्रायोरिटी बनाया, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर आप अगर स्टडी को आपने रखा देन यू विल एक्सेल, otherwise there will be a problem. Second thing, I would say note making. My whole mains preparation was based on notes making.
बहुत सारे टॉपर्स भी नोट्स बनाते हैं, बट आई थिंक दैट मेकिंग कॉम्प्रिहेंसिव नोट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू सेल थ्रू दिस एग्जाम इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। और सत्यम, जैसे आपने बताया कि आपके डेली टारगेट्स होते हैं, आप उसको पूरा करते हैं। देखिए, टारगेट्स लोग सब बनाते हैं, अक्सर स्टूडेंट टारगेट बनाते हैं। प्रॉब्लम आती है जब आपके टारगेट 3 दिन पूरे नहीं होते, उसके बाद वो एक सीढ़ी होती है जहाँ पे लोग गिरना स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो क्या तरीका था जिससे आप इसको ट्रैक करते थे और वो रास्ता ना कोई आपकी जो टारगेट है उसका तो कोई तरीका था, या आप कैसे मेंटेन करते थे? एक्सेल शीट बनाते थे, क्या करते थे? जी, मेरे साथ भी ये बहुत हुआ है। मैंने भी बहुत बार टारगेट बनाया है, टारगेट हटाया है, इनफैक्ट ये रेगुलर ही हो गया था मेरे साथ। पर ये मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको हार नहीं मानना है और अगली बार आपको टारगेट बनाने में इंप्रूव करना है, अचीवेबल टारगेट्स बनाने हैं। अब अचीवेबल कैसे होगा मैं ये बताता हूँ कि मान लीजिए आपको स्पेक्ट्रम में 600 पेजेस पढ़ने हैं और स्पेक्ट्रम को 1 महीने में 2 बार फिनिश करना है। दैट वुड मीन कि यू हैव टू रीड 1200 पेजेस ऑफ स्पेक्ट्रम इन 1 मंथ, देन इट विल कम अराउंड 40 पेजेस पर डे। तो आप 40 पेज ओनली स्पेक्ट्रम का 1 दिन में पढ़े, उससे ज्यादा बिल्कुल ना पढ़े, बट डेली पढ़े। स्पेक्ट्रम आपका 1 महीने में 2 बार खत्म हो जाएगा। बाय द टाइम योर प्रीलिम्स विल अराइव, लाइक 6-7 महीने में 15 टाइम्स फिनिश हो जाएगा। और इनफैक्ट बाद में जाके तो रिवीजन का स्पीड भी आपका बढ़ जाएगा। तो ये सोच सकते हैं कि अगर आप स्ट्रक्चर्ड मैनर में प्रिपरेशन करें, 40 पेज स्पेक्ट्रम को 1 दिन में दे दें, उसी तरीके से लक्ष्मीकांत को 30-40 पेज दे दें, किसी और किताब को, स्टैंडर्ड बुक को 30-40 पेज दे दें, तो थोड़े थोड़े करके सारे किताबों को पढ़े, तो इस तरीके से आपका सारा प्लान वाइज सब कुछ खत्म हो जाएगा। ओके सर, वन लास्ट क्वेश्चन, जो आपने इतनी लंबी जर्नी करी और आप आगे जाएंगे, आप क्या इंस्पिरेशन रही है आपकी? किसने आपको बिल्कुल वो जो जब रात को सपने आते हैं फिल्म से 4 दिन पहले कि होगा या नहीं होगा, वो टेस्ट अगर बुरे चले गए तो आपको डर लगता है कि पता नहीं ऐसा ही एग्जाम में पेपर ना आ जाए। मेंस का आपको कभी कभी लगता है कि आप 3 घंटे आप नहीं लिख पा रहे मॉक को, तो आपको डर लगता है कि वहां पे जाके कहीं मेरा पेन कहीं ना सूख जाए या पता नहीं मैं लिख पाऊंगा या नहीं। तो वो जो प्रॉब्लम्स थी उनसे फाइट करने के लिए क्या आपकी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन है? जी, कुछ चीजें हैं जिसने हमेशा मुझे मोटिवेट किया। पहला तो ये है कि जो आईएएस ऑफिसर्स जो आज के टाइम में काम कर रहे हैं वो काफी इम्प्रेसिव है। और पर्टिकुलरली मैं नाम अगर लूँ तो परमेश्वरन अय्यर साहब थे, सेक्रेटरी सर, वो रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने जिस तरीके से स्वच्छ भारत अभियान में काम किया उसने मुझे काफी बड़े तौर पे प्रभावित किया। दूसरी चीज ये है कि आपका एक सपना होता है कि आपको, हाँ, मैंने अगर जिंदगी में पहली बार मैंने कुछ सोचा था कि ये मेरी चॉइस है, तो अगर आपकी कोई चॉइस है तो आपको उस पर डटे रहना है। किसी के द्वारा अगर आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, देन दैट विल प्रोपेल यू। प्रेशर में उल्टा परफॉर्मेंस जो है डाउन हो जाता है। तीसरी चीज ये कि मुझे हमेशा अपने परिवार का साथ मिला। उन्होंने हमेशा मुझे कर्ज लेके पढ़ाया, तो मुझे पता था कि क्या मेहनत करनी है ताकि मैं परिवार की उम्मीदों पर भी खरा उतर सकूं। तो इन सब चीजों ने हमेशा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन की तरह काम किया। सत्यम, अभी तो आपकी जर्नी एक तरह से नए पड़ाव पे आई, क्योंकि आपका एम तो इवेंचुअली स्टडी को सर्व करना ही है और आपने एक बड़ा मकाम हासिल किया उसको पूरा करने के लिए। तो वी विश कि आप और ज्यादा सक्सेसफुल हो और आप जो आपका एंड गोल है उसको पूरा करें। Many congratulations from my side and only I चाहेगा आपको कि आप और आगे जाएं और जो आपके सपने हैं वो सारे। Thank you very much for coming. It was a pleasure talking to you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you.